जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 3 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। सबसे पहले तो आप लोग याद रख लेना, विश्व एथलेटिक्स की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार मिला है अंजू बॉबी जॉर्ज को। वनडे एग्जाम में स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि दिल्ली एयर पोल्यूशन का जो कारण होता है, वो कारण का एक कॉन्क्रीट आपके पास नोट होना चाहिए। दिल्ली एयर पोल्यूशन का जो सॉल्यूशन है और सरकार के क्या क्या प्रयास हैं, उसका एक कॉन्क्रीट आपके पास नोट होना चाहिए। दिल्ली एयर पोल्यूशन लगभग प्रत्येक वर्ष इसी समय में आता है। 15 सितंबर से लेकर के 15 मार्च तक दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन होता है और प्रत्येक वर्ष होता है। इसको रोकने के लिए सरकार ने कई सारे उपाय किए, लेकिन वो उपाय पर्याप्त नहीं है। फिर एक बार सर्वोच्च न्यायालय में मैटर गया और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है सरकार को कि आप 24 घंटे के हमें अंदर बताइए कि किस तरह से दिल्ली एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने काफ़ी सख्त टिप्पणी की है। यहाँ पे दिया हुआ टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है, आप लोग पढ़ लेना पीडीएफ वहाँ से। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि जब सब प्रयास हो रहे हैं तो प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ रहा है। 25 से 30 सदस्य का आयोग बना है जो निर्देश देता है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। लगता है हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 24 घंटे के अंदर बताएं कि प्रदूषण को नियंत्रण कैसे किया जाए और इसके क्या उपाय हैं। तो काफ़ी सख्त टिप्पणी किया है सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और सरकार को कहा है कि जब आप बोल रहे हैं कि प्रयास हो रहा है तो पॉल्यूशन कम क्यों नहीं हो रहा। राइट। मुझे लगता है कि इसका समाधान, कई तरह समाधान इसका करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जो समाधान होगा कि राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। दिल्ली एयर पोल्यूशन का रीजन सिर्फ दिल्ली नहीं है। दिल्ली पोल्यूशन का रीजन आपको राजस्थान भी है, दिल्ली एयर पोल्यूशन का रीजन उत्तर प्रदेश भी है, दिल्ली एयर पोल्यूशन का रीजन हरियाणा भी है, दिल्ली एयर पोल्यूशन का रीजन पंजाब भी है। इन राज्यों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। और एक बहुत बड़ा रीजन में से एक रीजन यह भी है कि आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी। पराली बहुत बड़ा रीजन है, वाहन पॉल्यूशन काफ़ी बड़ा रीजन। तो कई सारे रीजन है, कई बार हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इस टॉपिक पे। आपके पास भी एक कॉन्क्रीट नोट होना चाहिए दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर के। कोरोना से अनाथ बच्चों की जोड़ी 1.5 लाख मांग रहा था एनजीओ। देखो, एनजीओ इस तरह से काम कर रहा है, कई सारे देश में एनजीओ पकड़ा रहे हैं इस तरह से। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, 1.5 लाख में बच्चे मांग रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए एनजीओ है। एनजीओ में सरकार क्या रिफॉर्म्स कर रही है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक इंडिकेशन दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मैटर गया था। वो मैटर क्या था? मैटर ये था कि चारधाम परियोजना को रोकवाने के लिए एनजीओ गई थी आपको सर्वोच्च न्यायालय में। पर्यावरण के मुद्दे पे सर्वोच्च न्यायालय में एनजीओ जाती है और पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के कई सारे देश में डेवलपमेंट का जो काम होता है उसको रोक दिया जाता है। मसलन चारधाम परियोजना जो है, चारधाम परियोजना अगर बनती है तो हमारी सेना त्वरित गति से, यानी शीघ्र गति से जा सकती है आपको उत्तराखंड में आपको पता है कि उत्तराखंड में जो है हमारा बाउंड्री चीन के साथ लगता है। अगर चारधाम परियोजना बनती है तो हमारी सैनिक आसानी से पहुंच सकते हैं उत्तराखंड बॉर्डर में चीन सीमा के पास। राइट। यानी कल के डेट में अगर चीन हम पे आक्रमण करता है उत्तराखंड होकर के, तो हमारे पास परिवहन का साधन तो होना चाहिए ना, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का साधन होना चाहिए, हमारे पास रूट होना चाहिए, हमारे पास रोड होना चाहिए। इस रोड की कमी के लिए भी कहीं न कहीं चारधाम परियोजना कारगर है। लेकिन पर्यावरण जैसे मुद्दे के नाम पे बहुत सारे एनजीओ जो है सरकार के काम में विघ्न डालने का काम करती है, और ये कई सारी रिपोर्ट बता चुकी है। देखो, मैं चर्चा करता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि आखिर सरकार इसके लिए क्या कर रही है, एनजीओ के लिए क्या कर रही है। कई सारी रिपोर्ट में ये डिस्कस किया गया कि धर्मांतरण जैसे मुद्दे, यानी धर्म को चेंज करने जैसे मुद्दे को काम करवाने का काम करती है कई सारे एनजीओ। राइट। आतंकवादी फंडिंग में कई सारे एनजीओ इन्वॉल्व है। आतंकवादी फंडिंग को लेकर के, धर्मांतरण यानी धर्म को चेंज करने को लेकर के, चाहे वो सिख धर्म, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवाए। सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराने के लिए पैसे आते थे। उसके बाद मुस्लिम धर्म भी है। लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी नामक भारतीय संगठन ने खुलासा किया था कि सीए जो प्रोटेस्ट हुआ था देश में, कई महीनों तक लगातार दिल्ली में सीए प्रोटेस्ट हुआ था।
सीए प्रोटेस्ट के नाम पे बेल्जियम से, जर्मनी और बेल्जियम जैसे चर्चों से करोड़ों रुपए आए। देखो होता क्या है, जैसे पाकिस्तान को मान लो इंडिया के एनजीओ को पैसा देना, तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान से पैसा नहीं भेजेगा, उसको पता है कि पाकिस्तान से अगर पैसा भेजेंगे तो ट्रेस कर लेगी गवर्नमेंट। तो वो क्या करता है कि या तो यूएई में किसी संस्था को पैसा दिया, वहाँ से पैसा भिजवाया, या अमेरिका में या ब्रिटेन के माध्यम से या यूरोप के माध्यम से पैसा इंडिया में भिजवा के इंडिया को अनस्टेबल करने का प्रयास कर रहा। आपको पता है कि 2020 में एनजीओ को कितना पैसा मिला है? एनजीओ को 49,000 करोड़ विदेशी चंदा मिला। तो इससे क्या होता है कि ये जो चंदा मिलता है बेसिकली एनजीओ को क्यों मिलता है? दान के लिए मिलता है? बिल्कुल नहीं। ये एनजीओ को चंदा मिलता है भारत में इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, और इसका कई सारे पर्सपेक्टिव भी है। एक तो मान लो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट रोकना चाहता है, चीन रोकना चाहता है, पाकिस्तान रोकना चाहता है, अच्छा विकसित देश भी रोकना चाहता है, अमेरिका भी रोकना चाहता है। अमेरिका क्यों रोकना चाहेगा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट? अमेरिका इसलिए रोकना चाहता है कि अमेरिका चाहता है कि भारत जो है कार्बन इमिशन कम करे। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए भारत कार्बन इमिशन कम करे। ये चर्चा होती थी, आपको पेरिस में चर्चा हुआ था, ग्लासगो जो समिट हुआ था उसमें चर्चा हुआ था, राइट, कि भारत कम करें। अब भारत का कहना है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का कम अगर करेंगे निर्माण, आप लोग तो विकसित हो चुके हो, आप लोग अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हो, लेकिन अगर हमको बोल रहे हो आप कम करने के लिए, तो हमको भी तो पहले विकसित होने दो, आपके लेवल पे आने दो, उसके बाद हम कम कर लेंगे। लेकिन विकसित देश का कहना है कि नहीं, आप कम कीजिए। अगर आप कम नहीं कीजिएगा तो ऐसे कंडीशन में जो अप्रत्यक्ष तौर पे विकसित देश क्या करती है कि भारत के एनजीओ को पैसा देती है, और एनजीओ जो है गवर्नमेंट के काम के रुकावट डालने के लिए जो है, जैसे कई जगह धरना प्रदर्शन हो गया, उसके बाद कई जगह देखोगे सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया, हाई कोर्ट में मैटर चला गया, या कोर्ट के माध्यम से उसके इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। तो ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ। अब देखो इसी को लेकर के भारत सरकार जो है 16,500 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है, जिसमें 40% डोनेशन की कमी आई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक एनजीओ थी जिन्होंने भारत में अपना ऑफिस बंद कर दिया, राइट। अब देखो एक एनजीओ है थॉमस राइट फाउंडेशन ने 2018 में सिर्फ 548 लोगों पे फ़ोन पे बात करने के आधार पे एक रिपोर्ट तैयार किया, और इस रिपोर्ट में महिलाओं के विश्व में सबसे खतरनाक देश भारत को घोषित किया। अब सोच कर देख सकते हो, सिर्फ आपने 550 लोगों से बात किया, और 550 लोगों से बात करने के बाद आपने कहा भारत जैसे देश जिसकी जनसंख्या 100 करोड़ से भी अधिक है, वहाँ पे सिर्फ 550 लोगों से बात करने के बाद आपने एक रिपोर्ट तैयार किया और कहा कि विश्व का सबसे खतरनाक देश भारत है। तो ये काफ़ी ख़राब कंडीशन है। अब देखो इसी सब चीज़ को रोकने के लिए सरकार एफसीआरए में संशोधन किया था। एफसीआरए एक्ट क्या होता है? एफसीआरए मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 1976। तो ये 1976 में ये एक्ट आया था। एनजीओ को पैसा लेना विदेश से, तो उसमें यहाँ पे एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोई भी एनजीओ विदेश से पैसा प्राप्त करेगी तो उसे एफसीआरए में यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में उसे रेगुलेट करना होगा, वहाँ से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब देखो इसमें सरकार ने हाल फिलहाल में संशोधन किया था, 2020 में सरकार ने इसमें संशोधन किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट संशोधन क्या हुआ? सबसे इम्पॉर्टेंट संशोधन ये हुआ है कि विदेशी धन प्राप्त करने वाले एनजीओ को गृह मंत्रालय के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यानी जो विदेश से पैसा प्राप्त करेगा एनजीओ, उसे गृह मंत्रालय के पास रजिस्ट्रेशन वो करवाएगा, और इसे एक विशिष्ट एफसीआरए पंजीकरण संख्या सौंपी जाएगी, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष पर रिन्यूअल करवाना होगा, राइट। सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्रशासनिक व्यय। प्रशासनिक व्यय में जो है विदेश से फंड जो प्राप्त होता है उसमें 50% से घटा के 20% कर दिया गया। प्रशासनिक व्यय पे धनराशि को विदेश फंड के 50% से घटा के 20% कर दिया गया। देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया प्राप्त होता है, एक एनजीओ को 1 करोड़ प्राप्त हुआ। 1 करोड़ प्राप्त हुआ, पहले क्या करती थी एनजीओ जो है प्रशासनिक व्यय के नाम पे, अगर एनजीओ को मान लो पैसा मिला तो इसका मतलब है सीधे कि किसी काम के लिए मिला होगा, सोसाइटी की हेल्प के लिए मिला होगा। तो पहले क्या नियम था कि आप 50% जो है पैसा अपने प्रशासनिक व्यय पे खर्च कर सकते हैं, और रिमेनिंग 50% पैसा जो है आप सोशल वेलफेयर पे खर्च कीजिए। यानी 1 करोड़ अगर मिला आपको एनजीओ को विदेश से पैसा, तो 50 लाख रुपया जो आप सोशल वेलफेयर पे खर्च कीजिए, और 50% पैसा यानी 50 लाख रुपया जो है आप
प्रशासनिक व्यय पे खर्च कीजिए। प्रशासनिक व्यय मतलब होता है कि जो वहाँ पे ऑफिस, एनजीओ का जो ऑफिस है उसका जो किराया हो वो प्रशासनिक व्यय हो गया, एनजीओ के जो स्टाफ हो गए वो प्रशासनिक व्यय हो गए। ये सारे के सारे प्रशासनिक व्यय हो गए, राइट। एनजीओ का किराया, एनजीओ का ऑफिस, एनजीओ का जो रेगुलेशन वगैरह करता है वो सब, जो एनजीओ का जो अन्य खर्च है उसको प्रशासनिक व्यय में आया। अब इसमें क्या होता था कि मान लो ये तो मैं 1 करोड़ बोला, मान लो बड़ा पैसा हुआ, अगर मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपए किसी एनजीओ को प्राप्त होता है तो 100 करोड़ में से 50 करोड़ रुपया वो पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करेगा और 50 करोड़ रुपया प्रशासनिक व्यय पे खर्च करेगा, यानी अपने स्टाफ वगैरह को सैलरी देगा। अब 50 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होता है, इतना तो अपने स्टाफ को सैलरी वो देगा नहीं, काफ़ी पैसा इससे बच जाएगा। मान लो मैक्सिमम सैलरी कितना देगा, 1 करोड़ रुपया। अब ये जो पैसा मैक्सिमम इससे बचेगा तो इससे का क्या करता था कि एनजीओ गलत यूज करता था, यही मनी लॉन्ड्रिंग और के यूज रूप में यूज हो जाता था। यही पैसा कोई एनजीओ चाहे मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में यूज करता था, यही पैसा सीए एनआरसी जैसे प्रोटेस्ट में यूज किया गया था, राइट। तो इसलिए सरकार ने नियम चेंज कर दिया है, 2020 में संशोधन किया है कि अगर मान लेते हैं अब आपको 1 करोड़ रुपया प्राप्त होता है तो उसमें 80% पैसा आप सोशल वेलफेयर पे खर्च कीजिएगा और सिर्फ 20% पैसा आप प्रशासनिक व्यय पे खर्च कर सकते हैं। यानी आपके जो ऑफिस का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, या जो आपका अन्य खर्चा है वहाँ पे सिर्फ 20% पैसा खर्च कर सकते हैं, बाकी आपको 80% पैसा सोशल वेलफेयर पे खर्च करना होगा। तो ये काफ़ी अच्छा संशोधन का पार्ट है 2020 में जो किया गया। इसके अलावा भी कई सारे संशोधन किए गए हैं, लेकिन ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका बेसिक उद्देश्य है कि एनजीओ के बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए, चूँकि लगातार देश में चर्चा हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चर्चा कर रहे हैं, अन्य लोग भी चर्चा कर रहे हैं, लगातार एडिटोरियल आ रहा है, पिछले 2 महीने से मैं लगातार देख रहा हूँ, तो इसलिए इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। देखो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जवाब की आहट से चिंता, पीएम ने लिया तैयारियों का जायजा। इस पे न्यूज़ नीचे है, वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, निजामुद्दीन बस्ती को मिला यूनेस्को का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो डायरेक्टली याद रख लेना, ये निजामुद्दीन बस्ती है, इसे यूनेस्को का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है दिल्ली में। देखो कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा। बांध सुरक्षा विधेयक जो है लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी कल पारित हो गया, राइट। तो इससे संबंधित पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। भारत रूस के बीच में एक दिन में होगी 4 उच्च स्तरीय वार्ता। देखो भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय संबंध काफ़ी स्ट्रांग है और उसी द्विपक्षीय संबंध को स्ट्रांग करने के लिए वार्षिक लेवल पे मीटिंग होती है भारत और रूस के बीच। एक वर्ष जो है रूस के राष्ट्रपति इंडिया आते हैं और एक वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते हैं। इस बार क्या हो रहा है कि रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन वो भारत आने वाले हैं। आई थिंक 6 दिसंबर को, आज से 3 दिन के बाद वो भारत आएंगे और निश्चित तौर पे एक कई सारे जो है उच्च स्तरीय वार्ता होगी। S-400 मिसाइल ऑलरेडी हमने प्राप्त किया है, रूस नया मिसाइल बना रहा है S-500 मिसाइल। तो भारत की भी चर्चा हो रही है कि S-500 मिसाइल भी रूस से एक बार फिर से परचेज किया जाए। बाकी इस न्यूज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। कश्मीर पे बेवजह टिप्पणी के लिए यूएनएचआरसी को भारत का फटकार। देखो भारत सरकार ने जो है संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार निकाय जो है मानवाधिकार उच्चायोग कार्यालय जो लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता है उसको लेकर के भारत सरकार ने फटकार लगाया है। अब देखो ऐसा कोई रिजोल्यूशन पारित नहीं हुआ, वहाँ पे जो है उच्चायोग जो है उसके अध्यक्ष ने भारत के या जम्मू कश्मीर के खिलाफ टिप्पणी किया। और टिप्पणी क्यों किया, उन्होंने टिप्पणी किया कि एक जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति है खुर्रम परवेज जिसकी गिरफ्तारी किया गया। और गिरफ्तारी क्यों किया गया है, इसको गिरफ्तार किया गया उप्पा एक्ट के द्वारा, उप्पा एक्ट के अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया क्योंकि ये इस पर इल्ज़ाम है, इस पर आरोप है कि ये फॉरेन फंडिंग का यूज कर रहे हैं, विदेशी से पैसा मंगाने का यूज कर रहे हैं, आतंकवादी गतिविधि बढ़ाने के लिए विदेश से पैसा मंगाने का यूज कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बेवजह टिप्पणी को लेकर के भारत सरकार ने फटकार लगाया। अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भारत सरकार का कहना है कि 2 राइट है, एक तो राइट ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार और एक होता है राइट ऑफ लाइफ जीवन का अधिकार। बोलने का अधिकार आपको राइट आर्टिकल 19 में है, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में है। दोनों अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि राइट ऑफ लाइफ और राइट ऑफ स्पीच में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है, तो निश्चित तौर पे राइट ऑफ लाइफ है। आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो आप बोलोगे क्या,
तो कश्मीर में कई सारा जो है आप देखोगे, ये सब संस्था जो है इसका दोगलापन एक तरह से आप देखोगे कि ये संस्था जो है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के आवाज़ उठाता। ठीक है, आवाज़ उठाए, कोई इशू नहीं, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं कि कश्मीर को लेकर के जो हो रहा है उसकी आवाज़ उठाता। लेकिन सवाल ये होता है कि कुछ दिन पहले जो आतंकवादियों ने कश्मीर में जो स्कूल में घुस के लोगों को मारा था, आपने सुना होगा कि बिहारी लोग का पलायन हो गया था कश्मीर से, काफ़ी बिहारी जो रेडी चलाते थे उसको मारा गया, आम लोगों को जो है आतंकवादी द्वारा मारा गया। उसको लेकर के कभी नहीं आपने सुना होगा कि यूएनएचआरसी ने भारत आवाज़ उठाया। इसी तरह से पाकिस्तान में कई सारे ह्यूमन राइट क्राइसिस के इशू होते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि यूएनएचआरसी कभी मुद्दा उठाता है पाकिस्तान में जो क्राइसिस होता है? पाकिस्तान में एक चर्च में जो है वहाँ के लोकल लोग घुस गए, वहाँ के मुस्लिम वगैरह घुस गए और नारा लगाते हुए उन्होंने पूरे चर्च पे कब्जा कर लिया था। क्या कभी आपने सुना है कि यूएनएचआरसी इस तरह का मुद्दा उठाता? बिल्कुल नहीं उठाता। तो इसलिए भारत सरकार ने भी एक अच्छा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने फटकार लगाया कि बिना किसी जानकारी के आप इस तरह का मुद्दा उठाते हैं, ये गलत है अपने आप में। हमारे लिए कश्मीर राइट ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के लोगों को, जो आम लोग हैं, जो आतंकवादी मार रहे हैं आम लोगों को, उसे बचाना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको आप लोग पढ़ लेना। जवाद तूफान जो आ रहा है, जवाद तूफान आएगा आपको उड़ीसा के पास या बंगाल की खाड़ी में जो आ रहा है, जवाद तूफान का नाम दिया है आपको, कल भी हमने डिस्कस किया था, सऊदी अरब ने नाम दिया है जवाद तूफान का। तो उसी को तूफान को लेकर के पीएम जायजा ले रहे हैं। देखो फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है उसी का एक्सटेंशन है, ये भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो संसदीय समिति बनाई वो राज्यों को आड़े में ले रही है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि राज्यों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन की कमी है वो भी दिल्ली एयर पोल्यूशन का एक कारण है, क्योंकि दिल्ली का एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का कारण नहीं है, 5 राज्यों के कारण है। केंद्र और राज्यों के बढ़े सरकारी खर्चों से इकोनॉमी को मिल रही मजबूती, निश्चित तौर पे इकोनॉमी को मजबूती मिल रहा है। बाकी इसको पढ़ ले सकते हो, कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं चर्चा है, लेकिन इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्यापार घाटे लगातार बढ़ रहा है। एक बार फिर से हमारा व्यापार घाटा बढ़ना शुरू हो गया। 2 तरह का घाटा होता है। व्यापार घाटा मतलब क्या होता है? व्यापार घाटा मतलब होता है कि जितना हम निर्यात करते हैं उसके बनस्पत जो हम आयात करते हैं, अगर हम ज़्यादा निर्यात करते हैं कम आयात करते हैं तो व्यापार सरप्लस में है, लेकिन ज़्यादा आयात करते हैं कम निर्यात करते हैं तो व्यापार घाटा उसे ही कहा जाता है। मतलब भेजते सामान हम कम है और मंगाते ज़्यादा है। भारत में जो है वस्तु का जो निर्यात होता है और भारत में जो सेवा का निर्यात होता है, तो वस्तु में हम ट्रेड डेफिसिट की स्थिति में होते हैं, व्यापार घाटे की स्थिति में होते हैं। लेकिन जो हमारा सेवा होता है यानी सर्विस सेक्टर है उसमें हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके हमारा जो वस्तु का व्यापार घाटा इतना अधिक होता है कि हम सेवा के जो व्यापार घाटा में हम पॉजिटिव में रहने के बाद भी टोटल ओवरऑल हम नेगेटिव में रहते हैं, राइट। क्योंकि वस्तु का व्यापार घाटा हमारा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सेवा का जो हम सरप्लस की स्थिति में होते हैं वो बनस्पत काफ़ी कम होता है। तो दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको वन टाइम पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार आप इसको देख सकते हैं। देखो एक बार इसको भी आप लोग पढ़ लेना। पराग अग्रवाल जो है सीईओ बने हैं ट्विटर के। ट्विटर और भारत का विवाद चल रहा था कुछ दिन पहले तक। हो सकता है, मुझे लगता है कि इस घटना के बाद या इनके सीईओ बनने के बाद हो सकता है ट्विटर के साथ हमारी जो विवाद चल रही है वो कम हो जाए। चीन कर्ज के जाल में फंसा रहा गरीब देशों को। चीन इस पे दिया हुआ कौन कौन देशों को चीन ने गरीब कर्ज के जाल में फंसाया, एक बार इसको भी आप लोग देख लेना। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल से बढ़ेगा तनाव। सबसे पहले तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो हाइपरसोनिक, सोनिक, सबसोनिक, ये सब जो है मिसाइल की स्पीड पे डिपेंड करता है। 3 तरह का मिसाइल होता है। एक सुपर सबसोनिक मिसाइल होता है। सबसोनिक मिसाइल वैसे मिसाइल जिसकी स्पीड 1 मैक हो। 1 मैक मतलब होता है कि वायु की जो स्पीड होती है, साउंड की जो स्पीड होती है हवा में, उसे ही मैक कहा जाता है। 342 या 344 343 मीटर प्रति सेकंड होती है या 342 मीटर प्रति सेकंड होती है साउंड की स्पीड, तो इसे ही मैक कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है मैक।
यानी सब सोनिक मिसाइल वैसा मिसाइल होगा जिसकी स्पीड 344 344 या 343 भी कहीं रहता है, 342 भी कहीं रहता है। तो इससे अगर स्पीड हमारा कम हो तो उसे कहा जाएगा सब सोनिक मिसाइल। अगर हमारा स्पीड 2 से 3 मैक हो तो उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल, और हमारा स्पीड अगर 5 मैक या उससे अधिक हो तो उसे कहा जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल। 5 मैक मतलब हो गया है कि साउंड की स्पीड का 5 गुना कर दो, राइट। उससे अधिक अगर स्पीड होगा मिसाइल का तो उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल, और सॉरी हाइपरसोनिक मिसाइल। और हाइपरसोनिक मिसाइल चीन बना रहा है, हालांकि बना चुका है, परीक्षण भी कर चुका है, हालांकि चीन अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देखो ये काफ़ी खतरनाक कंडीशन है हमारे देश के लिए, विश्व के लिए इनफैक्ट। चूँकि अमेरिका जब एग्जिट कर रहा था अफगानिस्तान से, तो अमेरिका के साथ सबसे बड़ी जो गलती हुई वो यह हुई कि 80 बिलियन डॉलर का, 80 बिलियन डॉलर काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। आज पाकिस्तान के पास इतना हथियार नहीं है जितना अफगानिस्तान के पास है, जितना तालिबान के पास है। तो 80 बिलियन डॉलर का हथियार अमेरिका वहाँ छोड़ दिया था, अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया। तो कई सारे आधुनिक हथियार आज के डेट में तालिबान को हाथ लगे हैं। तालिबान मतलब एक आतंकवादी संगठन है, और कई सारे अन्य आतंकवादी संगठनों को वो हथियार जो है बेचने का काम कर रहा है, हथियार तस्करी का काम कर रहा है। तो अमेरिका के आधुनिक हथियार आज के समय में आतंकवादियों का हाथ लग चुका है, इसलिए भारत में भी चिंता है। भारत में भी ये चिंता है कश्मीर के क्षेत्र में कि आतंकवादी घटना फिर से बढ़ सकती है, इसलिए भारत सरकार भी कश्मीर में बढ़ने वाले या आशंका जो बढ़ रही है कि कश्मीर में फिर से आतंकवादी घटना बढ़ सकती है, इसके लिए भारत सरकार ने भी एक नया राइफल खरीदा, AK-203 राइफल का ऑर्डर दे दिया था आपको रूस को, क्योंकि आज आतंकवादी अगर हमला करेगा तो उसके पास लेटेस्ट अमेरिका मेड राइफल होगा, तो उससे सामना करने के लिए हमारे जो जवान हैं उनके पास भी लेटेस्ट राइफल होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने रूस के साथ AK-203 राइफल के लिए समझौता किया था। हो सकता है फिर जो रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं फिर चर्चा होगा। तो विश्व के लिए काफ़ी खतरनाक कंडीशन है। अमेरिका ने जो छोड़ा था वहाँ पे हथियार, वो विश्व के लिए खतरनाक कंडीशन है। अंजू को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार मिला, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके जो स्टडी ग्रुप है, जो व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप होते हैं या टेलीग्राम पे ग्रुप होते हैं, निश्चित तौर पे इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। जो लोग पढ़ते हैं या कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, दैनिक जागरण कैसे पढ़ना चाहिए ये जानना चाहते हैं तो उनके साथ जरूर शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू सो मच।